हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर का कुछ बेसिक बातें, कुछ फोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे बात करें, हम लोग को आइडिया होगा कि हमारे पास जो फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं। जनरली होते हैं चार होते हैं। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, सेकेंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और थर्ड इज आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड आपका जो फोर्थ होगा वो वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा। तो इन चारों के बारे में, इन चारों फोर्सेस के बारे में हम लोग एक एक बारे में बात करेंगे, कि प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। जनरली आपके बोर्ड पे सामने लिखा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्या होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। जैसे आप बोलते हो सर दो मास आप ले लिया, दो मासेस ले लिया, उनका मास जो होगा एक का m1 मान लो, एक का m2 मान लो, और उनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो स्मॉल आर आपने मान ली या कैपिटल आर भी आप मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। वो बॉडीज आपके m1 m2 काफ़ी हैवी बॉडीज होना चाहिए। तो उनके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो कैपिटल F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर। जैसा कि हमने आपको दिखाया कि मान लीजिए सर आपके पास एक m1 मास है, एक m2 मास है। आपके पास एक m1 मास हो, एक m2 मास हो, इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, स्मॉल आर हो। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स कहता है कि इनके मास के प्रोडक्ट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी चीज, इनके बीच के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कौन होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये बातें कहता है। फिर आगे चलते हैं, अगर इन दोनों को मर्ज करते हैं तो क्या हो जाएगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान r स्क्वायर। तो ये चीजें आप जब प्रोपोर्शनलिटी डालोगे तो कैपिटल G आएगा, और कैपिटल G का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू जो होती है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान kg स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, यहाँ पे हमने kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन kg स्क्वायर हमने क्या किया, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जनरली इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, अगर आपसे पूछ लिया जाए बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर कैसा होगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। आपने सुना होगा कभी भी अर्थ किसी को रिपेल नहीं करता है, रिपल्सिव फोर्स उस पर नहीं लगाता है। अर्थ हमेशा उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। मतलब अर्थ की बात करें और किसी दूसरे बॉडी की बात करें तो हमेशा अर्थ और दूसरे बॉडी के बीच में एक आपका क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जो कैसा होता है वो अट्रैक्टिव होता है। उसका नेचर कैसा होता है, अट्रैक्टिव होता है। नेक्स्ट चीज बात करें अगर, तो सर मान लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ और लगता है, तो बोलोगे सर जैसे प्लैनेट्स हैं सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो वो किसी एक फोर्स के द्वारा बाइंड किए हैं तभी वो इलिप्टिकल पाथ लेते हैं। वो फोर्स हमारी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। नेक्स्ट बात करें, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, मतलब ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कोई भी मीडियम रहे उस पर डिपेंड नहीं करता है। वो ग्रेविटेशनल फोर्स अपना लगाएगा तो लगाएगा, इसमें कोई भी मीडियम रहे, चाहे डेंसर मीडियम रहे चाहे रेयर मीडियम रहे, कोई फर्क उससे नहीं पड़ने वाला। दूसरी चीज बात करें अगर, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इट इज सेंट्रल फोर्स। इट इज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या, सब दो मासेस अगर आपके सामने थे तो उनके सेंटर से और सेंटर्स के बीच में जो फोर्स लगती है वो क्या होती है, सेंट्रल फोर्स। जैसे मान लीजिए बॉडी हम हैं, अगर अर्थ हमको अट्रैक्ट कर रहा अपनी तरफ तो हमारे सेंटर पे क्या लग रहा होगा, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा। हमारे सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच की जो फोर्स लगती है वो क्या होती है, हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। इसलिए बोलते हैं इट इज सेंट्रल फोर्स। ये हमेशा स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब ये चीजें बोल रही, ये होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स आपका क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट बात करें, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव का मतलब सर जो पाथ पे डिपेंड करता हो, ऐसा फोर्स जो पाथ पे डिपेंड करता हो। मान लो यहां से आपको कहीं जाना हो, वहां पे जाने के कई रास्ते हों, तो किसी भी रास्ते से आप जाओगे तो जो वर्क डन करेगा वो फोर्स सभी रास्तों से क्या होगा, सभी पाथ का क्या करेगा, वो सेम होगा वर्क डन। जैसे मान लीजिए आपके पास जनरली हम चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, मान लीजिए सर आपके पास ये रास्ता था AB, यहाँ से यहाँ तक जाना था, एक रास्ता ये हो गया, एक पाथ ये हो गया, एक पाथ ये हो गया, एक तीसरा पाथ ये हो गया। ये आपके पास फर्स्ट सेकेंड थर्ड पाथ है। किसी भी रास्ते से आप जाओगे और अगर फोर्स जो है कंजर्वेटिव अगर होगा तो कहीं ना कहीं तीनों पास से जो वर्क डन किया जाएगा वो क्या होगा, आपस में इक्वल होंगे, इसलिए इसको बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट चीज, इट इज मीडिएटेड बाय द पार्टिकल कॉल्ड ग्रेविटेशन। ये पार्टिकल्स के बीच में क्या करता है, मध्यस्थता करता है। मीडिएटर मतलब मध्यस्थता करता है पार्टिकल्स के बीच में। क्या करता है, पार्टिकल्स हमारी काफी हैवी बॉडीज होते हैं, वो छोटे पार्टिकल आपके नहीं होते हैं। नेक्स्ट चीज ये हुआ आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। अब बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमेशा दो चार्जेस के बीच में लगता है।
दो चार्जेस के बीच में लगता है कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो सर दो चार्जेस कैसे भी हो सकते हैं, वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव निगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए चलिए अगर दो चार्जेस हैं, अगर दोनों चार्जेस आपके मोशन में होंगे तो वहां पे आपका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, लेकिन एक चार्ज रेस्ट पे है दूसरा चार्ज मोशन पे है तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। या फिर दोनों चार्ज आपके रेस्ट पे हैं तो वहां पे क्या लगेगा? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास दो चार्जेस हैं, Q1 Q2 चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या? R है। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलता है वो उन चार्ज के प्रोडक्ट के क्या होगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच के स्क्वायर क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये कौन बोलता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलता है। इनको अगर मर्ज करेंगे तो कैपिटल F इक्वल टू के, कांस्टेंट को हटा के कैपिटल के आ जाएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। के क्या होता है? आपका एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है जो क्या करता है, उसकी वैल्यू जो होती है 9 × 10⁹ होती है, 9 × 10⁹ होती है। दूसरी चीज उस के की वैल्यू हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जैसा कि हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है, यहाँ पे लिख दिया है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, जिसकी वैल्यू जो होती है वो 8.85 × 10⁻⁻12 होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है? कूलम स्क्वायर अपान न्यूटन × मीटर स्क्वायर। देखिए बच्चों क्या है, हम ज्यादा आपको डेप्थ नहीं बताना चाह रहे हैं कि सर परमिटिविटी क्या होता है, इसको किसी दूसरे लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर देंगे। फिलहाल आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया। देखिए ये क्या है, इसका नेचर जो होता है ये अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। इसका मतलब क्या? सर मान लीजिए आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो कैसा नेचर रहेगा? वो रिपल्सिव नेचर रहेगा। लेकिन अगर यही पॉजिटिव है यही निगेटिव है, अगर इनके बीच में फोर्स की बात करें तो कैसा होगा? आपका अट्रैक्टिव होगा। मतलब अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर की बात करें तो क्या होता है? वो अट्रैक्टिव भी होता है, वो रिपल्सिव भी होता है। नेक्स्ट बात करें, इट इज मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। मतलब ये जो फोर्स होता है कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या होता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। क्या करता है? मीडियम पे डिपेंड करता है। इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स, मतलब ये क्या होता है? काफी लॉन्ग रेंज का फोर्स होता है, मतलब काफी दूर दूर तक ये फोर्स आप लग सकते हैं। मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज काफी दूर पे, तो उनके बीच में क्या वो फोर्स लग सकता है, वो क्या होता है? काफी लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। ये मीडिएटेड बाय द फोटॉन, ये फोटॉन के बीच क्या करता है? मीडिएट करता है। मतलब इट इज मीडिएटेड बाय द फोटॉन, मतलब फोटॉन्स के बीच में क्या होता है? मीडिएट करता है, मध्यस्थता करता है। वो किसके बीच करता था? पार्टिकल्स के बीच। ये क्या? फोटॉन के बीच। फोटॉन क्या होते हैं? फोटॉन आप सुने होंगे, फोटॉन है ना कि प्रोटॉन। फोटॉन मतलब आप बोल सकते हो सर लाइट कंसिस्ट ऑफ अ टेनी पार्टिकल इज कॉल्ड फोटॉन। मतलब लाइट जो होती है, जो लाइट आपके सामने आ रही होती है वो काफी टीनी पार्टिकल्स को कंसिस्ट करता है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? फोटॉन बोलते हैं। नेक्स्ट चीज बात करें, ये क्या होता है? इट इज 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स से ये 10⁻36 टाइम्स क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्गर फोर्स होगा। कौन? ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 टाइम्स क्या होगा? इससे ये स्ट्रांग होगा। ये चीज हुआ। फिर बात करें, हमने आपको की वैल्यू बता दी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बता दी। ये आपका हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आप बड़ा कंफ्यूज होते होंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में दो फोर्सेस आते हैं, एक आएगा मैग्नेटिक फोर्स, एक आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सर मैग्नेटिक फोर्स कब लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगता है? इसको सुनने की जरूरत है। सर दो चार्ज जब रेस्ट पे रहेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा। दो चार्ज दोनों मोशन पे रहेंगे तो वहां पे मैग्नेटिक फोर्स करेगा। या फिर एक चार्ज रेस्ट पे एक चार्ज मोशन पे, तब भी वहां पे क्या लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो ये चीज कहानी आपके सामने आई। सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात करें, इट इज द फोर्स बाइंड विद न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस मतलब सर न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उनको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। तो क्या करता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, ये उनको बाइंड करके रखने का काम करता है। मतलब सर न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं तो सर कौन ऐसा होता है जो उनको बाइंड करके बांध के रख रहता है, ताकि वो कहीं इधर उधर टहल ना पाए, ऑर्बिट में कहीं वो मूवमेंट ना कर सके। ऑर्बिट में सिर्फ अधिकार है मूवमेंट करने का तो इलेक्ट्रॉन का है, बाकी न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहने का काम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। या कह सकते हैं सर मान लीजिए अगर एटॉमिक नंबर आपका बढ़ता गया तो उनके बीच में प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे और प्रोटॉन के बीच क्या लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा, जिससे क्या करेगा? ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है? उस प्रोटॉन को बाइंड करके रखने का काम करता है, या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके न्यूक्लियस में रखने का काम करता है। कौन? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आप बोल सकते हैं सर ये जो होता है इट इज चार्ज इंडिपेंडेंट, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, ऐसा बोल सकते हैं। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन, मतलब ये जो फोर्स होगा वो 100 टाइम्स
आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से ज़्यादा होगा, 100 टाइम्स बड़ा होगा। कौन? आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और बोल सकते हैं 10⁻13 टाइम्स क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स से। किससे? WNF मतलब वीक न्यूक्लियर फोर्स से क्या होगा? 10⁻13 टाइम्स क्या होगा? ये स्ट्रॉन्गर होगा। नेक्स्ट बात करें, इट इज बेसिकली अट्रैक्टिव। वैसे आपसे पूछ लिया जाए, बताइए सर आपका जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है इसका नेचर क्या होता है, तो बोलोगे बेसिकली ये क्या होता है? अट्रैक्टिव। तो लेकिन जब उनके बीच में जो आपके न्यूक्लियस होते हैं उनके बीच के डिस्टेंस अगर 0.8 फर्मी से अगर कम होने लगेगा, उस टाइम क्या होगा? वहां पे रिपल्सिव फोर्स हो गया। क्या वहां पे? रिपल्सिव। बड़ी खतरनाक चीज है सर, आपको ये बात जाननी होगी सर। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो होता है ये इसमें अट्रैक्टिव भी होता है, रिपल्सिव भी होता है। अट्रैक्टिव तब रहता है हमेशा, वैसे बेसिकली क्या होता है? अट्रैक्टिव नेचर होता है। लेकिन जब आपकी जो आपकी डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस बिटवीन आपके जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे उनके बीच अगर 0.8 क्या होगा? फर्मी से अगर कम होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? वहां पे आपकी रिपल्सिव फोर्स लग जाएगी। इट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, मतलब ये पाथ पे डिपेंड करता है। ये क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट बात कर, इट इज मीडिएटेड बाय द पार्टिकल कॉल्ड मेसॉन। क्या? मेसॉन, पाई मेसॉन। देखो क्या है, इट इज मीडिएटेड बाय द पार्टिकल कॉल्ड मेसॉन। सर मेसॉन क्या होता है? मेसॉन की बात करें, मेसॉन एक आपका न्यू फंडामेंटल पार्टिकल होता है जो क्या करता है? न्यूक्लियस में जो क्या करता है? न्यूक्लियस में वाइब्रेट करता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच क्या करता है? वो वाइब्रेट करता है। टू एंड फ्रो मोशन से क्या करता है? वो वाइब्रेट करता है। या बैक सकते हैं बैक और फोर्थ मेथड से क्या करता है? ये वाइब्रेट करता है या ऑसिलेट करता है। किसमें? न्यूक्लियस। मेसॉन एक न्यू पार्टिकल है जो न्यूक्लियस में ऑसिलेट करता है बैक और फोर्थ से। कितनी स्पीड से करता है? स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से क्या करता है? उसमें वो ऑसिलेट कर रहा होता है। सर ये तो मेसॉन हुआ। पाई मेसॉन की बात कर सकते हैं। पाई मेसॉन जो है उसका एक स्पेशल होता है, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ क्या होता है? आपका एक मेसॉन होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पाई मेसॉन बोलते हैं। तो ये चीज हो गई। बात करें वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो क्या होता है? इट इज अ फोर्स व्हिच बीटा पार्टिकल एंटी पार्टिकल इंटरेक्ट। देखो क्या है ना, जब आपकी बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो क्या करते हैं? जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनके बीच में क्या लगता है? आपका एक वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है। तो किसी दिन अगर टाइम मिलेगा तो न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और आपको बीटा पार्टिकल के बारे में आपको डेप्थ बताएंगे कि सर बीटा पार्टिकल का इमिशन कैसे होता है, एंटी न्यूट्रिनो क्या होता है, न्यूट्रिनो क्या होता है। इन सब के बारे में आपको कभी मौका मिलेगा तो इन सब के बारे में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। बस आपको ये जानना है सर कि बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में ये क्या लगता है? ये फोर्स क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। कौन सा? वीक न्यूक्लियर फोर्स। इट इज इंटरेक्ट बिटवीन बीटा पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो। बात करें ये आपका काफी वीक होता है, 10⁻26 स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल। मतलब ग्रेविटेशनल से क्या होता है? 10⁻26 टाइम्स क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। और थर्ड चीज शॉर्टेस्ट रेंज, यानी ये काफी शॉर्ट रेंज फोर्स है। ये क्या है? काफी शॉर्ट रेंज फोर्स है। कौन? वीक न्यूक्लियर फोर्स। बात करें इसका रेंज क्या होता है? 10⁻16 मीटर। मतलब हम बोल सकते हैं 1 फेम्टोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, या बोल सकते हैं 1 फर्मी के इक्वल होता है। यानी इसका रेंज काफी छोटा रेंज होता है। इट इज मीडिएटेड बाय द पार्टिकल कॉल्ड बोसॉन। बोसॉन मतलब एक आपका गॉड पार्टिकल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। बोसॉन मतलब क्या है? एक गॉड पार्टिकल है। गॉड पार्टिकल क्या होगा सर? ये पार्टिकल तब का था जब अपनी बिग बैंग थ्योरी जो हुई थी, जो बेस थी, वो इसी पार्टिकल पे बेस्ड मानी जाती है। कि बिग बैंग थ्योरी मतलब जो हमारे यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ था, जब इस यूनिवर्स हमारा बना था उस टाइम इस पार्टिकल का अवशेष माना जाता है, इस पार्टिकल को पाया गया था। इसलिए बिग बैंग थ्योरी में बोसॉन का काफी इंपॉर्टेंस रोल होता है, ये रोल माना गया है। तो आज का ये काफी फोर्स था, फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में थे। इसमें कुछ बातें जैसे आपके बीटा पार्टिकल का इमिशन के बारे में, एंटी न्यूट्रिनो के बारे में, बोसॉन के बारे में, पाई मेसॉन के बारे में, इन सब का हम एक बेहतरीन लेक्चर आपके लिए बनाएंगे ताकि इन सब बेसिक बातें आपको क्लियर उसमें हो सके। बस आपको छोटी मोटी आपको आइडिया लग गई है। थैंक यू। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। थैंक यू।